हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा बाइनोमियल थ्योरम का अगला लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में थियरी पोर्शन जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन थियरी, आपका जनरल टर्म, मिडिल टर्म, कॉफिशिएंट, बाइनोमियल कॉफिशिएंट, मीन, बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट थियरी था बेसिक पार्ट में वो सारी चीज़ अपन डिटेल में कवर कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में वही सारे थियरी के ऊपर बेस करके हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चंस करेंगे और भी वैरायटी, और उसके साथ ग्रेटेस्ट टर्म जो टॉपिक है उसको भी कवर करने वाले अगले लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस लिख करके रखें, है ना। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम लेंगे, सारे तरीके के प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, और एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आपका चीज़ें और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब अच्छे से बस समझते जाओ। क्या बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन में कि फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर 50। ठीक है, तो अगर मेरे को बोला गया है कि मेरा एक्सपांशन है x प्लस वाई होल टू द पावर 50, तो एक चीज तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे n का वैल्यू ऑड दिया है। अगर n का वैल्यू ऑड दिया है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा वो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि n का वैल्यू अगर ऑड है तो सॉरी यहाँ पे n का वैल्यू इवन है। क्या बोल रहा हूँ, n अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएगा तो मैक्सिमम पोजीशन में एक ही इंसान बैठेगा। ठीक है, वो वाला बताया था ना मैंने, यहाँ से ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है, फिर इधर से ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक ही बैठेगा कब, जब आपका n का वैल्यू इवन है, और अगर आपका n का वैल्यू ऑड है तो यहाँ पे 2 चीज आएगा और दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, है ना, मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, थियरी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट जो इस केस में हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NCN/2। ठीक है, NCN/2 क्लियर है। और अगर n का वैल्यू ऑड होता है, जैसे अगले वाले पार्ट में n का वैल्यू ऑड है, तो बिल्कुल उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, उस केस में आंसर हो जाएगा मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। उस केस में आपका मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा 50C NCN-1/2, NCN-1/2 और NCN+1/2 दोनों बराबर सेम है, तो 51-1/2, और वही चीज किसके इक्वल हो जाएगा, 50C 51+1/2 के भी इक्वल होगा। ये कितना आएगा बेसिकली 25, और ये कितना आएगा, ये भी आ जाएगा आपका 51 होगा, यहाँ पे भी 51 होगा। तो ये 51C 25 जो होगा और 51C 26 जो होगा वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल होगा। NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो ये आप समझ गए होंगे, ये बेसिक डायरेक्टली थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कोई वैरायटी है नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते चलिए। बोला जा रहा है फाइंड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपांशन ऑफ, 3 क्वेश्चन है अलग अलग। ऑल्सो स्टेट विच टर्म हैज दिस कोफिशिएंट। अच्छा, बाइनोमियल कोफिशिएंट किस टर्म का बारे में भी आपको बताना है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम बेसिकली क्या करते बोलो, अगर हमें किसी पर्टिकुलर x की पावर का कोफिशिएंट ढूंढना है तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या वो x की पावर उस एक्सपांशन में बिलोंग करता ही नहीं करता है। यानी कि अगर अपन इस एक्सपांशन को एक्सपांड कर देंगे, बाइनोमियली एक्सपांड कर देंगे, तो जितने भी टर्म आएगा उन सारे टर्म में क्या ऐसा कोई टर्म प्रेजेंट होगा जो x टू द पावर 10 के फॉर्मेट में आ रहा होगा, तभी तो पॉसिबल होगा ना। और अगर ऐसा कोई टर्म आपको नहीं मिलता है जो x टू द पावर 10 के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कोफिशिएंट एग्जिस्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टर्म ही नहीं है। बात समझ में आया ना। वो याद है ना आपको, मैंने लॉजिक बताया था कि r का वैल्यू अगर फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना, थियरी में एक पॉइंट में बताया था क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तो वही लॉजिक के ऊपर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, ऑब्वियसली जनरल टर्म ही सोचेंगे। तो जनरल टर्म में x का हाईएस्ट पावर इन टर्म्स ऑफ r मिल जाएगा, उसको इक्वेट कर देंगे 10 के साथ। अगर आपका r होल नंबर आपको मिलता है तब तो बिल्कुल x टू द पावर 10 इस एक्सपांशन में जरूर एक ना एक टर्म होगा। और अगर r फ्रैक्शन आ जाता है ना, तो ऑब्वियसली कोई टर्म ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, तो पहले वाले पे देख सकते हो आप, पहला वाला क्वेश्चन मान लीजिए आप 1 प्लस एक्स टू दी पावर 50, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 50, बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप जनरल टर्म लिखिए, यहाँ पे जनरल टर्म लिखिए, बात समझ में आया ना, जनरल टर्म लिखिए, है ना। तो जनरल टर्म कितना आ जाएगा बोलिए, 50 सी आर, आर प्लस 1 टर्म हमेशा हम जनरल टर्म कंसिडर करते, तो यहाँ पे एक कम होगा, आर प्लस 1 से एक कम होगा, 50 सी आर 1 टू दी पावर 50 माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर आर, तो ये कितना आ जाएगा 50 सी आर इंटू एक्स टू दी पावर आर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 10 आर मस्ट बी इक्वल टू 10, ये आर का वैल्यू 10 के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 10 इन द एक्सपांशन, आर का वैल्यू 10 आया, मतलब क्या कि इस एक्सपांशन में एक्स टू दी पावर 10 प्रेजेंट होगा। इन द एक्सपांशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 10 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 50 इज क्या हो जाएगा, 50 सी 10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको ये भी बताना है विच टर्म हैज दिस कोफिशिएंट, एंड द टर्म having this coefficient is 11th टर्म। ठीक है ना, क्योंकि r का वैल्यू का 10 आया तो टर्म कौन सा हो जाएगा, r प्लस 1th टर्म होगा, आंसर दैट इज 11th टर्म होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और जेई के लिए तो ये बहुत ही फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है, ये सब का तो ज़रूरत होगा ही। ठीक है, तो देखो नोट कर लीजिएगा, आप मैं रेज कर रहा हूँ और आगे के क्वेश्चंस कर रहे, पॉज करके आप नोट करते जाओ, समझ के धीरे धीरे नोट्स भी बनता जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बोला आप सारे के सारे पहले क्वेश्चंस आप उतार ली कॉपी में, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक एक क्वेश्चन करके करना चाहिए, एक क्वेश्चन देन उसका सॉल्यूशन, एक और क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन, ऐसे कर, जैसे अपन क्लास में करते वैसे करो। वो तो हम समय बचाने के लिए, एक वीडियो का समय बचाने के लिए एक साथ सारे के सारे चीज़ लिख दी है। ठीक है, बट आपको कैसे यूटिलाइज करना है उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 का रोमन 2 पार्ट के अगर बारे में बात करूं तो देख सकते हो, फाइंड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 10 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 50। तो अगर मैं बोलूं जनरल टर्म, तो सबसे पहले आप जनरल टर्म लिख लीजिए। जनरल टर्म कितना होगा भाई, जनरल टर्म हो जाएगा टी आर प्लस 1, जो आ जाएगा 50 सी आर 1 टू दी पावर समथिंग तो बेकार चीज है, और y की जगह पे एक्स स्क्वायर है होल टू दी पावर r आ जाएगा, तो ये आ गया तेरा 50 सी आर एक्स टू दी पावर ट्वाइस r। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 ट्वाइस r मस्ट बी इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे 10 आएगा तभी तो x टू दी पावर 10 वाला टर्म मिलेगा ना आपको, तो r का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है ना, तो इंटीजर आ गया, मतलब क्या, इस एक्सपांशन में भी ये चीज प्रेजेंट होगा, x टू दी पावर 10 इस एक्सपांशन में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो, तो r का वैल्यू यहाँ पे आपको 5 मिल गया। अगर r का वैल्यू 5 मिल गया तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 in the expansion of 1 plus x square whole to the power 50 is 50c5, and the term containing x to the power 10 is, या फिर and the term containing this binomial coefficient is क्या हो जाएगा, 6th टर्म, क्योंकि r का वैल्यू जितना आता है उससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, बाइनोमियल इसको एक्सपांड करके देखो, एग्जैक्टली 6th टर्म में आपको x टू दी पावर 10 मिल जाएगा, जिसका कोफिशिएंट 50c5 आएगा।
टोटल कॉफिशिएंट ही 50C5 आएगा, क्योंकि बाजू में तो साथ में 1 आएगा ना, देख लो ना आप यहाँ पे टोटल कॉफिशिएंट ही पूरा पूरा क्या आ रहा है 50C5 इंटू एक्स टू दी पावर 10, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर 10 का कॉफिशिएंट जो है वही उसका बाइनोमियल कॉफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इस केस में कॉफिशिएंट और बाइनोमियल कॉफिशिएंट में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा गया है। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा कांस्टेंट वैल्यू होता तो जरूर अंतर होता, क्लियर है, या फिर अगर माइनस होता तो जरूर अंतर होता, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे -1 भी एक आ जाता तो भी हम बाइनोमियल कॉफिशिएंट तो 50C5 को ही बोलते और कॉफिशिएंट हो जाता -50C5। जैसे आपको समझाया गया है वही चीज़ आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। बट अगले क्वेश्चन में अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3R आ जाएगा, और 3R इक्वल टू 10 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू 10/3 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कॉमा देके लिख दोगे विच इज नॉट पॉसिबल, इसको आप खुद से लिख दीजिएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। therefore no term in the expansion of 1 plus x cube का पावर 50 contains x to the power 10। बस यही हो जाएगा कंक्लूजन। अगर कोई टर्म है ही नहीं तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहां से निकाले और टर्म कैसे निकाले, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, नॉट पॉसिबल है। बात समझ में आया, क्लियर है। तो नंबर 2 भी हो गया, बहुत ही एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम था। ऐसे प्रॉब्लम ऑलरेडी हम थियोरी में डिस्कस कर चुके हैं। अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। बोला जा रहा है फाइंड द कॉफिशिएंट एंड बाइनोमियल कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + 2x टू द पावर 50। तो बड़ा आसान है मेरे ख्याल से, है ना, कि आप डायरेक्टली जनरल टर्म लिख दो। जनरल टर्म कितना आ जाएगा 50CR 1 टू द पावर समथिंग तो बेकार है, 2x होल टू द पावर r हो जाएगा, दैट इज 50CR 2 टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर r। अभी अगर मैं बोलूँ कि x टू द पावर 10 का कॉफिशिएंट चाहिए तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, x का पावर 10 के इक्वल होना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू पावर 5r होता तो 5r इक्वल टू 10 होता, जैसे यहाँ पे अपन लोग किए। तो r का वैल्यू अगर 10 हो गया तो कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा 50C10 इंटू 2 टू द पावर 10, ये हो जाएगा कॉफिशिएंट। और बाइनोमियल कॉफिशिएंट का अगर बात किया जाए तो सिर्फ 50C10 आएगा। कर लीजिएगा आप खुद से अच्छे से लिख करके, काम खत्म। सिमिलर पैटर्न में अगला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15। अगेन सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जनरल टर्म लिखिए 13CR आएगा, x टू द पावर 3 होल टू द पावर r। तो 15 का कॉफिशिएंट के लिए आपको 3r को किसके इक्वल होना पड़ेगा 15 के, तो r का वैल्यू आ गया 5, तो कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 13C5। और टर्म कौन सा होगा, कौन सा टर्म होगा जो इस कॉफिशिएंट को, मतलब इस टर्म को, मतलब इस x का पावर को कंटेन कर रहा है, कौन सा टर्म होगा जो x इस एक्सपांशन में, कौन सा टर्म होगा जो x टू द पावर 15 को कंटेन करेगा। ऑब्वियसली r जितना आया उससे एक ज़्यादा, दैट इज 6th टर्म होगा। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे प्रॉपर्ली बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का फॉर्मूले से, तो आपको स्टार्टिंग से गिन के जो छठा टर्म मिलेगा 6th टर्म, उसमें देखोगे कि x टू द पावर 15 प्रेजेंट है और एग्जैक्टली उसका कॉफिशिएंट भी आपको 13C5 ही नजर आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो r का वैल्यू वापस फ्रैक्शन आ जाएगा, तो काम नहीं चलेगा। मतलब इस एक्सपांशन में x टू द पावर 15 नाम का कोई टर्म प्रेजेंट होगा ही नहीं। क्लियर है। तो देखो 3, 4 बिल्कुल ये 1, 2 के जैसा ही था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे चारों सॉल्यूशन आप प्रॉपर्ली अपना कॉपी में नोट्स बना करके रख देना, पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके अच्छे से। हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 में एंड उसके आगे की कहानी में और देखते हैं क्या मिल रहा है। ठीक है, 5 में क्या बोला गया है, देखो 5 में बोला गया है कि x टू द पावर 2013 का कॉफिशिएंट चाहिए इस एक्सपांशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बोला, वैरायटीज आएगा अभी एक एक करके। अगर मैं 5 का बात करूं तो आपको बोला गया है इस एक्सपांशन में x टू दी पावर 2013 का कॉफिशिएंट चाहिए। तो अब क्या बोलोगे, सबसे पहले अब बोलोगे कि 1 + 3x है प्लस 3x² प्लस x³ होल पावर 2014। ठीक है, तो यहाँ पे x टू दी पावर 2013 का कॉफिशिएंट चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते बोलो, अगर मैं यहाँ से देखो, अगर कॉमन वगैरह लेने का बात किया जाए तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। बट अगर मैं बोलूँ कि ये तो मेरे को कोई फॉर्मूला लग रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ना,
क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पे सोचने का ना बहुत तरीका आ जाएगा। अभी बहुत बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर क्यों ना आप इसको x मानिए और इस पूरा चीज़ को y मानिए और इसका जनरल टर्म लिखिए एंड देन आप इसका x टू दी पावर को 2013 कीजिए। तो देखो प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप y मानोगे इस चीज़ को तो इसका पावर में क्या आएगा, r आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ से आप x का पावर कैसे निकालोगे, जिसको x का पावर को ही तो आप 2013 के इक्वल करते हो ना, तो x का पावर आप निकालोगे कैसे, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप स्ट्रगल करोगे यहाँ पे आके, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा स्मार्टली आप ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे क्या कि ये जो चीज़ लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, है ना। ये जो चीज़ लिखा गया है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ 1 + x का होल क्यूब लिखा गया है, ठीक है। 1 + x का होल क्यूब, अगर ये पकड़ लेते हो तो हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं बोला। तो ये 1 + x होल पावर ये कितना आ जाएगा, 6042। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये आ गया आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, है ना। तो अभी आप अगर पूछते हो कि सर इसमें बाइनोमियल इसमें आपका कॉफिशिएंट चाहिए, तो इसमें कॉफिशिएंट और इसमें कॉफिशिएंट निकालना तो बहुत सेम बात है, बट इसमें डायरेक्टली कॉफिशिएंट सोचना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 टर्म नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ अगर हम इसमें सोचते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि ये हमारा पैटर्न में आ गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें लिखूँ डायरेक्टली कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 2013 इन द गिवन एक्सपांशन, ठीक है ना। या फिर आप और अगर ब्रेक करके करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब लिख दो जनरल टर्म, पहले तो आप जनरल टर्म ही लिखते हो, TR+1 कितना आ जाएगा, 6042CR इंटू x टू दी पावर r, 1 टू दी पावर समथिंग को और मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो 1 ही होगा। तो आप लिखो फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 2013 r मस्ट बी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, r का वैल्यू 2013 के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर coefficient of x to the power 2013 in the expansion of 1 plus 3x plus 3x square plus x cube whole to the power 2014 is क्या होगा coefficient इसका 6042C2013 and the term containing x to the power 2013 is 201/4 टर्म, जो r का वैल्यू आया उससे एक ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो बस यही चीज़ यहाँ से लर्निंग, इस क्वेश्चन से आपको एक ही चीज़ मिला कि अगर आपको इस तरीके से चीज़ मिलता है तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली आप इस तरीके से अगर x और y मान के ब्रेक करने के बारे में सोचते हो जहाँ पे 2 से ज़्यादा टर्म अगर दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो आप ज़रूर समझिएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन ज़रूर होगा, अदरवाइज़ आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। इस पार्ट में आकर के आप फंस जाओगे ना, यहाँ से आप कैसे हल निकालोगे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो वही चीज़ आपको बोला जा रहा है और अकॉर्डिंगली इसी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है भाई, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 5th टर्म स्टार्टिंग से भी निकालना है और एंड से भी निकालना है, ठीक है। 5th टर्म स्टार्ट से भी निकालना है और एंड से भी निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे डायरेक्टली, हेयर जनरल टर्म सबसे पहले निकालोगे, वो कितना आ जाएगा जनरल टर्म 10CR 2x² होल टू द पावर 10 - r, और y के जगह पे कौन है -1/3x³ होल टू दी पावर r,
तो ये आ जाएगा 10CR 2 to the power 10 minus R into -1/3 होल टू द पावर R, और ये x टू द पावर 20 minus 2R है ना, और इधर आपके पास आ जाएगा -3R। समझ में आ रहा है ना? तो x टू द पावर 20 minus 2R और इधर -3R। बस समझ में आया ना? तो ये आपके पास आ गया 10CR इंटू 2 to the power 10 minus R इंटू -1/3 होल टू द पावर R, या फिर आप डायरेक्टली इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो -1 to the power R डिवाइडेड बाई 3 to the power R इंटू x to the power 20 minus 5R। तो अभी देखो, अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है स्टार्टिंग से, है ना, तो फिफ्थ टर्म अगर स्टार्टिंग से निकालना है तो R का वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिफ्थ टर्म अगर स्टार्टिंग से निकालना है, देयरफॉर फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग वो कितना हो जाएगा? T5 हो जाएगा। अगर T5 हुआ तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 10C4 2 to the power 10 minus 4 -1 to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4 इंटू एक्स टू द पावर 20 minus 5 इंटू 4। ठीक है, तो ये पूरा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, मतलब इसमें x प्रेजेंट होगा ही नहीं। ये देखो ना 20 minus 20 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 2 to the power 6, अच्छा ये तो 4 -1 to the power 4 तो प्लस हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 3 to the power 4। क्लियर है? ये हो जाएगा पूरा आपके पास, है ना। और इधर तो 20 minus 5 इंटू 4 तो एग्जैक्टली ये वेनिश हो गया, है ना। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही लिख दिया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि आगे जाके इसी लॉजिक का क्वेश्चन वगैरह आपको मिलेगा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है कि जो टर्म आ रहा है उसमें x प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब x का नेट पावर पूरा 0 हो गया। और अगर मैं बोलूं फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तब वो कितना हो जाएगा? फिफ्थ टर्म जो एंड से होगा, है ना, बाइनोमियल एक्सपांशन में जो एंड से फिफ्थ टर्म होता है वो याद करो, पढ़े थे हम, n-p+12th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 10 - p कितना है? p है 5, n का वैल्यू है 10, n का वैल्यू आपको 10 दिख रहा है, p है आपका 5 प्लस 2 एथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम क्या बोला? फ्रॉम स्टार्टिंग, दैट इज क्या हो जाएगा आपका? सेवेंथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। बात समझ में आया ना? सेवेंथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, एंड से आपको फिफ्थ टर्म बोला है ना, तो 11, 10, 9, 8, 7 हो जाएगा, तो स्टार्टिंग से वो सेवेंथ टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जो सेवेंथ टर्म होगा वो क्या होगा? R का वैल्यू तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, वो T7 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे R का वैल्यू अगर मैं 6 पुट कर दूँ तो ही हो जाएगा काम। ठीक है, -1 to the power 6 डिवाइडेड बाई 3 to the power 6 इंटू एक्स टू द पावर 20 minus 5 इंटू 6। तो यहाँ पे तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं आया, है ना। यहाँ पे तो आपका आंसर बिल्कुल बच रहा है 10c6 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 to the power 6 इंटू 1/x to the power 10। बात समझ में आया? तो कॉफिशिएंट वाला पार्ट तो दोनों में सेम मेरे को लग रहा है। बेसिकली जस्ट हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ है कि 2 और 3 का जो पावर है देखो वो इंटरचेंज हो गया, और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे खास करके। ठीक है ना, ये 10c4 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 10c6 हो गया, ये दोनों तो इक्वल ही है। बात समझ में आया ना। और 2 और 3 का पावर जो है वो बस इंटरचेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? बस इतना सा ऑब्जर्वेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ये लॉजिक जो है वो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। बात समझ में आया कि pth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से जो होता है वो जनरली तो हम बोलते हैं अरिथमेटिक में क्या होता है, n-p+1th टर्म फ्रॉम एंडिंग होता है, एंड वाइस वर्सा। बट अगर बाइनोमियल एक्सपांशन का बात करो तो उसी n-p+1 की जगह पे n-p+2 आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म हमेशा ज़्यादा होता है। बाइनोमियल
एक्सपांशन में ऑब्वियसली आप जानते हो सभी कि एक टर्म हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसी वजह से आपको एक टर्म यहाँ से ज़्यादा मिल जाता है। क्लियर? चलिए मैं एक चीज़ देख लेता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे एक आध क्वेश्चन ज़रूर था हमारे पास। हाँ, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, चलो, और बताने का ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। तो ये आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना ये चीज़, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ये 10c4 10c6 इक्वल है, बिल्कुल दोनों जगह पे आपको बाइनोमियल कॉफिशिएंट सेम मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको बताया गया था, आप सोचो, ये भी आपको प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर मैं x प्लस वाई होल टू द पावर एन का बात करूं तो x प्लस वाई होल टू द पावर एन में स्टार्टिंग से जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा और एंडिंग से जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा वो दोनों सेम होगा। स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो होगा और एंडिंग से फिफ्थ टर्म का जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि NCR और NCn-r इक्वल होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज में पढ़ा दिया था नोट्स में, ठीक है। और वही चीज आपको देखने को मिल रहा है इस जगह पे, 10c4 और 10c6 दोनों इक्वल है। और ये कौन सा प्रॉपर्टी से वेरीफाई हो रहा है? NCR इज इक्वल टू NCn-r। क्लियर? समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से हमने पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम आपको मिला है, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिमेनिंग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, A to Z हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं बात करूं तो 7 में आप देख सकते हो, आपको बोला जा रहा है x टू दी पावर m का एक्सपांशन क्या होगा। थोड़ा सा वैरायटी स्टार्ट हुआ है ना। आपका जो गिवन एक्सपांशन है उसको ज़रा ऑब्जर्व कीजिए आप। 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर m प्लस 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर m प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर m प्लस 2 प्लस डॉट 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 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर, बढ़ते बढ़ते n पहुंच गया। ऑब्वियसली n जो है वो m से बड़ा होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कॉफिशिएंट निकालना है किसका? x टू दी पावर m का। बात समझ में आई? ये पूरा पूरा प्लस में चल रहा है। यहाँ पे कितने सारे बाइनोमियल एक्सपांशन आ गया टोटल, एक बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बाइनोमियल एक्सपांशन का समेशन दे दिया। तो इस पूरा सीरीज में x टू दी पावर m का जो नेट कॉफिशिएंट आएगा वो आपको निकालना है। तो अभी ध्यान से अगर आप सोचते हो कि भाई x टू दी पावर m तो यहाँ पे भी मिलेगा, x टू दी पावर m तो यहाँ पे भी मिलेगा, x टू दी पावर m तो यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, सारे टर्म्स में x टू दी पावर m मिलेगा। तो सारे टर्म में जो x टू दी पावर m का कॉफिशिएंट होगा उसको कॉमन लेकर के जो ब्रैकेट में आएगा वही तो हो जाएगा ना आंसर। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1 प्लस एक्स एक है, फिर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस एक्स होल क्यूब है। यहाँ पे इस पूरा सीरीज में आपको सम ऑफ थ्री टर्म्स में आपको x का कॉफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ से x का कॉफिशिएंट 1 आ गया, यहाँ से x वाला टर्म कितना आया? ट्वाइस x आया। यहाँ से x वाला टर्म कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको जब सम करोगे तो x कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा ना। तो यही तो हो जाएगा ना इस पूरा सीरीज में, मान लो x का कॉफिशिएंट। तो वही चीज है कि आप सारे टर्म्स में x का कॉफिशिएंट ऑब्जर्व कर लो क्या होगा, ठीक है। और उन सब का समेशन जो होगा वही हो जाएगा आपका x टू दी पावर m का कॉफिशिएंट, ठीक है। बात समझ में आया ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? डायरेक्टली ये बोलेंगे कि कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर m in this is equal to coefficient of x to the power m in 1 plus x whole to the power m plus coefficient of x to the power m in 1 plus x whole to the power m plus 1 dot 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 plus coefficient of x to the power m in 1 plus x whole to the power n। बात समझ में आया ना? ऐसे ही चलता जाएगा। अभी आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि हर टर्म में x टू दी पावर m मिलेगा ही मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ मेरे को थोड़ी ना पता कि मिलेगा, मैं बस लिख रहा हूँ।
कि अगर मिलता है तब तो एडिशन में आएगा, अगर नहीं मिलता है तब तो वो टर्म गायब हो जाएगा। अगर मान लो इस वाले चीज में x टू दी पावर m नहीं मिलता है, मैं कहने का बात बोल रहा हूं बस, अगर इसमें x टू दी पावर m नहीं मिलता है तो इसको छोड़ दोगे आप, इसमें कोई x टू दी पावर m नहीं मिलेगा, खत्म बात। तो वो तो जब आप r निकालोगे तो ही तो पता चल जाएगा ना फ्रैक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अच्छा, अभी हर जगह पे जनरल टर्म अगर आप लिखने जाओगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सोचना भी आना चाहिए, ठीक है। कि मान लो इसको अगर आपने जनरल टर्म लिखे तो क्या लिखोगे, mcr x टू दी पावर r। अभी अगर इसमें देखो हर जगह पे, अंदर तो हर जगह पे x ही है ना, अंदर तो हर जगह पे पावर x ही है। अगर अंदर x स्क्वायर x क्यूब होता तो आपको सोचना पड़ता, बट अंदर तो हर जगह पे x ही है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि हर जनरल टर्म में x टू दी पावर r आएगा, और फिर मैं क्या लिखूंगा, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर m इन दिस r मस्ट बी इक्वल टू m। तो मैं डायरेक्टली यहां से बोल सकता हूं ना कि सर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर m जो होगा उसके लिए r का वैल्यू तो m के इक्वल ही होगा, r का वैल्यू m के इक्वल यहां पे भी होगा, यहां पे भी r का वैल्यू m के इक्वल होगा, यहां पे भी r का वैल्यू m के इक्वल होगा, सारे जगह पे r का वैल्यू m के इक्वल होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सारे ब्रैकेट के अंदर x x x दिया गया है। बात समझ में आया ना। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, mcm मिल जाएगा, बात समझ में आया। फिर यहां पे आपको क्या मिलेगा, m प्लस 1cm, बात समझ में आया। फिर अगले वाले पे क्या मिलेगा, m प्लस 2cm। फिर ऐसे चलते 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 आखिरी वाले पे ncm मिलेगा, बात समझ आ रहा है, आखिरी वाले पे ncm मिलेगा, क्लियर है बोला। अभी यहाँ पे मेन खेल आएगा, यहाँ तक तो प्रॉब्लम में टफनेस था ही, उसके आगे मेन टफनेस स्टार्ट होगा। अभी यहाँ से बहुत बच्चा फाइनल ऑप्शन तक, यहाँ पे ऑप्शन तो मैंने नहीं दिया, जबकि क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था, शायद मैंने पिक नहीं किया, बट ओरिजिनल ऑप्शन में ऐसे आपको ऑप्शन तो नहीं मिलेगा। आपको पूरा बाइनोमियल्स कोफिशिएंट जो सीरीज है उन सीरीज का सम करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा। अभी यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, ठीक है ना, उस चीज में आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, ठीक है। आप अभी डायरेक्टली किस में सोचना स्टार्ट करोगे कि आपका जितना प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके पास जितना था उन सब के ऊपर आप सोचना स्टार्ट करोगे। तो जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करोगे तो आपके पास धीरे धीरे क्लिक होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपन यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर। जैसे सबसे पहले आप सोच सकते हो कि भाई मेरे पास जो फेमस प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR-1 बराबर n+1CR, ये अपन लगा सकते हैं। बट इस केस में तो नहीं लगा पा रहे ना, इस पे क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे m+1 है तो यहाँ पे m है, तो ये दोनों तो अलग अलग है। और आपके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी है भी नहीं जो इन दोनों जगह पे अलग अलग चीज को ऐड कर दे, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है भी नहीं। जितने भी 5 प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है भी नहीं कि यहाँ पे अलग अलग चीजों को ऐड कर दे। तो आपका दिमाग में क्या घूमता रहा कि भाई प्रॉपर्टी तो मेरे पास यही है, लगाना अगर है तो यही लगाना है, ठीक है ना। तो मैं किस तरीके से इसके लायक बना सकूं इस चीज को, तो तुरंत आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई MCM तो 1 है, तो उस MCM को 1 लिखे और m+1c m+1 लिखे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो क्यों ना हम इसको अगले लाइन पे m+1c m+1 लिख देते, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा ये चीज। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो चलिए वही थॉट के साथ हम आगे बढ़ गए और प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, क्लियर है। अभी अब देखो ये दोनों सेम हो गया तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगा। यहाँ पे r अगर है तो यहाँ पे r-1 है, अगर मैं इसको r बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, r-1। तो NCR प्लस NCR-1 ये कितना हो जाएगा, n+1CR, मतलब m+1 के साथ क्या आएगा, एक और +1 आएगा और CR आएगा, और वो r का वैल्यू कितना है, m+1 है। तो जस्ट उसके बाजू वाले को जरा ऑब्जर्व कीजिए, वो क्या है, वो भी इसी फ्लेवर में है क्या, हाँ बिल्कुल वो भी इसी फ्लेवर में है। बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो m+2c m+1 हो गया और ये m+2c m+m है, तो इन दोनों को सम करके वापस वही प्रॉपर्टी लगेगा। प्रॉपर्टी लगने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, m+2+1 दैट इज m+3c, r कितना होगा, m+1 ही होगा। NCR प्लस NCR-1 मतलब दिस -1, इसको m+1 -1 लिख सकते हो, क्लियर है। तो इसके साथ m+3cm ऐसे ही चलता जाएगा, वापस ये ऐड होगा, ऐसे ऐड होते होते फाइनल आंसर क्या आएगा वो आपको सोच के बताना है, ठीक है। तो देखो आप, अगर मैं
इसके पहले वाले टर्म को बोलूं तो इसके पहले वाले टर्म में m+3 तो इसके इक्वल आ गया, तो सम होते 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 आखिरी में तो ये बचेगा NCM बचेगा, बट NCM के जस्ट पहले वाला टर्म सम होते होते जो आएगा वो क्या आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे अगर m+3 है तो यहाँ पे भी m+3 है, तो अगर यहाँ पे n है तो जस्ट इसके पहले वाले में तो n ही आ जाएगा ना, n-1 + 1 होके n ही आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ना यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर कहानी खत्म हो जाता, यहाँ पे अगर m+3 है तो यहाँ पे भी m+3 है, जस्ट इसके पहले वाले पे ऐड होते होते m+3 आ गया, सेम तो होना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे लगेगा? ये भी एक लॉजिक हो सकता है। और यहाँ पे जो है उससे एक ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, मतलब क्या कि यहाँ पे अगर m है तो उससे एक ज़्यादा यहाँ पे होगा m+1, तो वापस वही प्रॉपर्टी लग गया, NCR + NCR-1, तो ये कितना आ जाएगा n+1 CR, ठीक है, ये आपका कौन है? ये हो गया R, तो ये NCR + NCR-1 हो गया n+1 CR, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बात समझ आया? क्लियर है? बोला कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? तो ये एक सॉलिड अच्छा प्रॉब्लम है, इस तरीके का प्रॉब्लम IIT JEE आपको पूछ चुका है, मेंस एडवांस दोनों जगह में आ चुका है। अभी अगर ये आता है तो एक बेसिक एवरेज लेवल, ना इतना आसान ना ही इतना टफ, एक एवरेज लेवल प्रॉब्लम होगा, इतना टफ इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये कंसेप्ट देखे हुए, है ना? अभी सारे बच्चे लगभग इस पैटर्न को, जो भी तैयारी करता है, अभी जो बोर्ड के लिए से पढ़ता है, NCERT पढ़ता है, बोर्ड एग्जाम 11-12 के लिए पढ़ता है, वो शायद नहीं भी देखा है, तो उसको अपन काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर 10 लाख बच्चा एग्जाम देता है तो 10 लाख को थोड़ी ना कंपटीशन में काउंट करते हैं, 9 लाख तो ऐसे ही बिना तैयारी का एग्जाम देता है, जो फाइट करते हैं वो 1 लाख के बीच में ही फाइट होता है। तो मानते हैं चलो ये 1 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है, तो 1 लाख बच्चा तो ये पैटर्न देखा होगा। अभी इसमें अगर मॉडिफिकेशन होता है तो वो आपका प्रैक्टिस डिपेंडेंट है कि आपने कितने अलग अलग वैरायटी, कितने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन को प्रैक्टिस किए हो, उसके ऊपर बेस करके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ठीक है? जो भी पॉइंट सीखने को मिला, एक एक पॉइंट आप नोट करके रखिए अपने कॉपी में, अपने दिमाग में, हर जगह पे, और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर आप अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो। बोला क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली पॉज करके। चलो, नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि अगर 6th 7th और 8th टर्म है इस एक्सपांशन में, ये तीनों, तो x, y और n क्या होगा? बात समझ में आया ना? क्लियर है? चलो, अगर मैं 6, 7 और 8th टर्म का बात करूं x + y होल टू द पावर n में, तो वो ये तीनों होगा, तो x, y और n का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, समझते हैं। गिवन 6th टर्म, दैट इज T6 आप बोल सकते हो, डायरेक्टली लिख देते हैं यार, ये सब क्या नौटंकी करना है। T6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 112। फिर T7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 7, और T8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/4। ठीक है, चलो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? टर्म 6 अगर है तो r का वैल्यू 5 हो जाएगा। एक्सपांशन कौन है? x + y होल टू दी पावर n, तो n ही रहेगा, तो NC5 x टू दी पावर n - 5 y टू दी पावर 5 दिस इक्वल टू 112। ये पहला इक्वेशन मिल गया मान लीजिए। क्लियर है? अगला इक्वेशन देखिए, T7 है, तो T7 अगर है तो n का वैल्यू 6, r का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो x टू दी पावर n - 6 इंटू y टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और T8 मतलब NC7 होगा, x टू दी पावर n - 7 y टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 1/4 होगा। आया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से अपने को क्या समझ आ रहा है दोस्त? यहां से देख, अभी हमें इन 3 इक्वेशन से सॉल्व करके इन 3 वेरिएबल को निकालना है। तो पहले तो हमें 2 वेरिएबल एलिमिनेट करके एक वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, उसके बाद जाके ना अपन सॉल्व कर सकते। एक वेरिएबल निकला तो ना जाके आगे के वेरिएबल्स अपन निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो, अभी आप अपना सारा दिमाग लगा दो। ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाता है, मेंस में आ चुका है, एडवांस में, ये सारे जगह पे लगभग दिख जाएगा ये पैटर्न। ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जहां पे हर जगह पे ये मिल जाएगा आपको।
हर मटेरियल में, हर बुक्स में, हर जगह पे आपको मिल जाएगा ये बाइनोमियल थ्योरम। अगर कोई चैप्टर किसी पे है तो जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने में ही अभी आपका स्किल है, कैसे आप सॉल्व करोगे। तो पहले अगर मैं सोचूं कि सर मैं x और y को एलिमिनेट कर देता हूं, तो मैं बोलूंगा कि भाई x और y को एलिमिनेट करेगा कैसे। आप बोलोगे कि सर ऑब्जर्व करो अच्छे से, देखो y का पावर 5 है, y का पावर 7 है। मैं बोलूंगा ठीक है, तो क्या होगा सर इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं ना, तो y का पावर 12 बन जाएगा। मैं बोला ठीक है। फिर बोलोगे आप कि यहाँ पे y पावर 6 नहीं दिख रहा है, इसको स्क्वायर कर दो ना, तो खत्म y। सिमिलरली x भी खत्म। मैं बोला बिल्कुल सही, गजब का चीज बताया। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये कर देंगे कि सर 2 का स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे 1 इंटू 3 का प्रोडक्ट से। बिल्कुल सही बात है। या फिर 1 इंटू 3 का प्रोडक्ट को कुछ भी करो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर का अगर मैं बात करूं तो NC 6 का स्क्वायर इंटू x टू दी पावर 2n माइनस 12 इंटू y टू दी पावर 12। और अगर मैं 1 और 3 का प्रोडक्ट का बात करूं तो NC 5 इंटू NC 7 x टू दी पावर 2n माइनस 12 y टू दी पावर 12 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 1/4। तो ये लगभग कितना होगा, अगर कैंसिल हो जाता है, सॉरी 32 28 हो जाएगा। तो 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 आएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बात करूं ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो n के टर्म में आ गया पूरा। तो ये क्या हो जाएगा 4NC6 इंटू NC6 इज इक्वल टू 7NC5 इंटू NC7, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 6, समझ में आ रहा होगा आपको, इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 6 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 7। तो ये दोनों कैंसिल हो गया इसके साथ। अभी फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 6 बचेगा यहाँ पे। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 7 उड़ाओगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल n माइनस 6 से फैक्टोरियल n माइनस 7 को अगर इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो n माइनस 6 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल n माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 7। और इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे n माइनस 5 बचेगा। तो लगभग क्लियर हो गया, ये 7 और 7 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ n माइनस 5 बच रहा है, ठीक है ना। तो उधर क्या हो जाएगा 4n माइनस 20 और 6 इंटू n माइनस 36 इधर आ जाएगा। तो लगभग ट्वाइस n इक्वल टू 16। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 8 निकल गया। बात समझ में आया, चलो ठीक है। अभी आगे बढ़ते, अभी हमें x और y सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो n का वैल्यू पुट करके कोई भी दो इक्वेशन को अभी सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए आगे कैसे करेंगे हम लोग। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोई भी दो इक्वेशन पकड़ लीजिए, मान लीजिए फ्रॉम 1 and 2 ही मान लीजिए। क्या मिल जाएगा 8c5 x टू दी पावर 8 माइनस 5 3 इंटू वाई टू दी पावर 5 इक्वल टू 112। और दूसरा आ जाएगा 8c6 x टू दी पावर 2 इंटू वाई टू दी पावर 6 इक्वल टू 7। तो ये कितना होगा 8c5 कितना हो जाएगा भाई 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 6 6 कैंसिल, तो 8 इंटू 7 56 एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 5 बराबर 112। तो वही आएगा एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 2। बात समझ में आया। यहाँ से अगर बात करें 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 बाई 2 फैक्टोरियल, तो 28। तो एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 7 बाई 28 दैट इज 1/4 आएगा। तो ये एक और इक्वेशन आपको मिल गया। बात समझ में आ रहा है आपको,
क्लियर है बोला? तो यहाँ से अपन कैसे कर सकते बोलो? अभी x को अगर कैंसिल कराना चाहते हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को एक काम करो, 1 को स्क्वायर कर दो, 1 को स्क्वायर कर दो, x का पावर सेम कर देते हैं, तो x टू द पावर 6 y टू द पावर 10 इक्वल टू 4 आ जाएगा। और 2 को अगर स्क्वायर कर देंगे, सॉरी 2 को अगर क्यूब कर देंगे तो x क्यूब x टू द पावर 6 आ जाएगा, y पावर 12 इक्वल टू 1/4 क्यूब 64 हो जाएगा। तो अभी अगर मैं इसको मान लेता हूँ, मान लो 4, इसको 5, तो 5 को अगर 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो x तो कैंसिल हो जाएगा और y पावर 12 माइनस 10 हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 1/4 टू द पावर 4 आएगा। तो y स्क्वायर का वैल्यू मान लीजिए 1/4 टू द पावर 4, दैट इज आपका मान लीजिए 16 स्क्वायर। सही बात है ना भाई, 16 स्क्वायर। तो y का वैल्यू कहीं ना कहीं 1/16 दिख रहा है, y का वैल्यू कहीं ना कहीं अपने को 1/16 दिख रहा है। सही है क्या ये? ऑप्शन में तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है यार y का वैल्यू। खैर नहीं दिख रहा है तो नन ऑफ दिस हो सकता है। कैलकुलेशन आप वापस चेक कर लीजिएगा एक बार। मेरे ख्याल से तो सही किया मैंने। 8 × 7/2, 4 × 7, 1/4, सही था, सही था। तो अगर मैं स्क्वायर कर दिया x पावर 6 y पावर 10 बराबर 4 और क्यूब कर दिया तो 1/64, x पावर 6 y पावर 12 डिवाइड कर देंगे तो y स्क्वायर और 1/4 टू द पावर 4 दैट इज 16 स्क्वायर 1/16। सही है यार मेरे ख्याल से। तो अभी आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x निकाल दीजिएगा। इन दोनों में से किसी भी एक पे पुट करके x निकाल देना अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन मैच होता है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और अगर मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो आप देख लीजिएगा, अकॉर्डिंगली करेक्ट कर लेना। एक और पॉइंट मैं बता के देता हूँ। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, n का वैल्यू तो मैच हुआ है। देखो बहुत बच्चा क्या करेगा ना, अगर एग्जाम में मान लो ऑप्शंस जो है, अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तब तो ये इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। बट अगर IIT JEE में पूछा गया या फिर JEE मेंस वगैरह में किसी भी कंपटीशन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो आप ये सोच सकते हो ना, सोचो एक बार कि भाई सारे ऑप्शन में n का वैल्यू तो दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है बेसिकली 8 दे रखा है। तो बहुत बच्चा यहाँ पे ऐसे करेगा कि n का वैल्यू कंसीडर कर लेगा 8, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है। नन ऑफ दिस अगर ऑप्शन है, अगर n का वैल्यू यहाँ पे 6 निकल करके आता तो नन ऑफ दिस भी करेक्ट हो सकता था। प्रोबेबिलिटी है कि n का वैल्यू 8 होने का ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में n का वैल्यू 8 ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बहुत बच्चा ऐसे करता है जबकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि समय बचाने के लिए वो n8 कंसीडर करके xy निकाल देगा, और अगर कोई भी एक ऑप्शन यहाँ से मैच हो जाता है तो बिल्कुल वही करेक्ट ऑप्शन होगा, कन्फर्म है। अगर n के कोरिस्पॉन्डिंग xy निकल के किसी ऑप्शन से मैच हो जाता है xy तो वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे n का वैल्यू अलग अलग दे देता तब तो आपको करना ही पड़ता कैलकुलेशन, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। बट अगर ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम किया गया है तो जरूर आप अकॉर्डिंगली सोच सकते हो। क्लियर है? चलो तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो सही कर लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth, r+1th एंड r+2th टर्म एंड द एक्सपांशन ऑफ 1 + x होल पावर n r इन AP, तो r का वैल्यू क्या होगा? सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आपको बोला गया है कि गिवन मान लो tr+1 tr+2 r इन AP, ठीक है। तो अगर ये AP है तो AP में आप जानते हो 2b = a+c, दैट इज मिड टर्म का डबल फर्स्ट और लास्ट के समेशन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं मिड टर्म का डबल कर रहा हूं तो यहां से क्या निकलेगा? 2 × tr+1 क्या हो जाएगा दोस्त? tr+1 हो जाएगा NCR, क्योंकि एक कम होगा
1 पावर n माइनस आर लिखने का ना लिखना बराबर है, तो x टू दी पावर r। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, टी आर हो जाएगा आपका एन सी आर माइनस 1 एक्स टू दी पावर आर माइनस 1 प्लस इधर हो जाएगा एन सी आर प्लस 1, एक कम हो जाएगा, इंटू एक्स टू दी पावर आर प्लस 1। ठीक है, चलो तो यहां से अपन क्या सोच सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, यहां से हम लोग क्या सोच सकते हैं अकॉर्डिंगली समझने का प्रयास करो। क्या सोच पाएंगे, देखो जरा ध्यान से देखो। तो यहां से हमें क्या निकालना है, बेसिकली आर का वैल्यू निकालना है। तो आर निकालने के लिए पहले तो एक्स को गायब करना जरूरी था, ठीक है ना, पहले तो एक्स को गायब करना जरूरी था। ठीक है, तो सोचते अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, देखते। अगर मैं मान लीजिए एक्स पावर आर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, 3 वेरिएबल आ गया एक ही जगह पे, मान लीजिए एन सी आर है, तो कहानी में कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और इधर भी आपके पास एक आध एक्स आ जाएगा, बट सॉल्व कैसे करोगे इस चीज़ को आप, ये तो स्ट्रगल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक सीन खड़ा होगा, तो एक्स के वजह से हमें तकलीफ होगा, नहीं एक्स अगर पता नहीं है तब तो गड़बड़ हो जाएगा बोला पूरा। एक्स तो पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ज़रूर कोई गड़बड़ होगा यहाँ पे। मैं एक बार सवाल को चेक कर लेता हूँ, क्या सवाल मेरे पास है यहाँ पे। अगर सवाल है तो सवाल को एक बार ज़रूर मैं चेक कर लेता हूँ यार, क्योंकि तो यहाँ पे मेरे को गड़बड़ लग रहा है बोला। हाँ बिल्कुल 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 गड़बड़ है, एन नहीं है यहाँ पे, एन का वैल्यू दिया हुआ है और वो भी 14 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 14 दिया हुआ है, 14 एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 14 है क्वेश्चन, एन नहीं है। मैं वही सोच रहा हूँ यार, अगर इतने सारे वेरिएबल एक साथ हो जाते तो कैसे अपन काम करेंगे बोला। तो ये 14 सी आर होगा, यहाँ पे भी 14 होगा और यहाँ पे भी 14 होगा। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर सोच सकते हो, बट क्या सोचोगे क्या नहीं वो आपके ऊपर है कंप्लीटली, अभी बोला। ठीक है, तो यहाँ से आप हल कैसे निकालोगे, आपको निकालना था आर ही निकालना था ना भाई। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार, रुको अच्छे से, क्योंकि एक्स का वैल्यू भी अगर नहीं देगा वो लोग तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ आर ही निकालने को बोला है, आर ही निकालने को बोला है, तो क्या प्रॉब्लम होगा यार, इस तरीके से क्यों आ रहा है चीज़ें। एक्स तो आना नहीं चाहिए, एक्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे, 2 वेरिएबल आ गया सेम इक्वेशन में, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अच्छा अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये देखो क्या बोला, कॉफिशिएंट बोला है ना, कॉफिशिएंट, हम टर्म को लेके चल रहे, कॉफिशिएंट बोला है ना। अरे यार क्या बात करें, बोलो सिली मिस्टेक्स हो जाता है। गिवन coefficient of r, that is tr plus 1 and tr plus 2 are in AP। coefficient AP में है बोला है, तो coefficient अगर AP में है तो हम क्या बोल सकते हैं, है ना, NC, that is n का वैल्यू ऑलरेडी पुट कर देते, 14C r minus 1 14C r
एंड 14CR+1, यही तो होगा ना कॉफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल कॉफिशिएंट और कॉफिशिएंट तो सेम दिख रहा है। ये सारे के सारे AP में हो जाएगा। अगर ये सारे के सारे AP में हो जाता है तो ट्वाइस ऑफ 14CR हो जाएगा 14CR-1 प्लस 14CR+1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहां से आप कैसे कर सकते हो, यहां से आप फॉर्मूला ब्रेक करके भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको ये पता है ना, रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट में मैंने पढ़ाया था, वो चीज़ यहाँ पे बहुत इफेक्टिव होता है। कैलकुलेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है उस चीज़ से, ज़रूर मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 14CR+1/14CR अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से तो बिल्कुल आप बता सकते हो। अभी आपको पता था NCR/NCR-1 क्या होता था, n-R+1CR, सॉरी n-R+1 डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, ये तो इसका रेसिप्रोकल है, तो R/n-R+1 हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल R का वैल्यू यहाँ पे तो R+1 है ना, तो 14 माइनस डिवाइडेड बाई R, ठीक है। और R का वैल्यू कौन होगा, R+1 होगा। NCR/NCR प्रॉपर्टी ये था ना, NCR/NCR-1 होगा n-R+1 डिवाइडेड बाई R। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यार, मेरे को कन्फ्यूजन है ज़रूर। अगर मैं प्रॉपर्टी को एक बार देख लूँ तो कंफर्म हो जाऊंगा। बोला NCR यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है मेरे को, NCR प्रॉपर्टी जो था बाइनोमियल कोफिशिएंट का, हाँ बिल्कुल सही है, NCR/NCR-1 इक्वल टू n-R+1CR डिवाइडेड बाई R। तो वही चीज़ उनका रेसिप्रोकल को यूज़ किया है हमने यहाँ पे, तो ये हो गया R/14 माइनस R+1, और यहाँ पे वही चीज़ आपका हो गया, R के जगह पे R+1 आ रहा है ना, तो R+1 आ गया और यहाँ पे भी R+1 आ गया। तो इस इक्वेशन को आप बहुत आसानी से भी सॉल्व कर सकते हो। अकॉर्डिंगली सॉल्व करके R का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा वैल्यू आता है R का जो होल नंबर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर दोनों के दोनों होल नंबर आता है तो वो एक्सेप्ट होगा। अभी लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ट्रिक वगैरह भी बना के रख देते हैं, ठीक है ना। वो जनरली याद कर लेते हैं, बट ये चीज़ आपको सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। वो याद कर लेते हैं कि अच्छा TR+1 TR+2 अगर AP में है तो N और R के बीच में क्या रिलेशन होगा, और N और R के बीच में अगर क्या रिलेशन होगा वो अगर पता चल जाता है तो डायरेक्टली आप N का वैल्यू 14 पुट करके R निकाल दोगे उस जगह से, ठीक है। तो सिंपल से आप समझ ही रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे N का वैल्यू 14 पुट नहीं करता तो यहाँ पे N और R के टर्म में एक क्वाड्रेटिक आता, मतलब R के टर्म में एक क्वाड्रेटिक आता और उससे सॉल्व हो करके R इन टर्म्स ऑफ N आ जाता। तो अगर क्वेश्चन में आपको N 14 दिया हुआ है तो उस फॉर्मूले में आप डायरेक्टली 14 पुट कर दोगे तो आ जाएगा। तो ऐसे मैं AP के लिए भी फॉर्मूला निकाल के रख सकता हूँ। अगर मेरे को GP बोला जाता तो भी मैं कर सकता था, B² = A × C करके, ठीक है ना। अगर मेरे को HP बोला जाता तो भी मैं कर लेता, 2/B = 1/A + 1/C करके, ठीक है ना। तो ये अलग अलग कंडीशंस तो अपन निकाल के रख सकते हैं, बट फॉर्मूले याद रखेंगे कितना, वही तो सवाल है। कंसेप्ट याद रखो, फॉर्म ट्रिक वगैरह बना करके कोई खास ज़रूरत नहीं है। बुक्स में से मिल जाता है, बच्चा परेशान करता है, इसीलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बट अनलेस अल्टिन यहाँ पे ट्रिक वगैरह याद रखने का कोई खास ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। और अगर आप रखना चाहते हो आपके फ़ायदे के लिए तो ज़रूर आप रख सकते हो, आपका टाइम सेव करेगा। अगर सेम पैटर्न में क्वेश्चन आपको मिल गया एग्जाम में तो तभी आपको टाइम सेव होगा, अदरवाइज कैसे सेव होगा, अदरवाइज तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है बोला। तो AP अगर 3 कंसेक्यूटिव, बेसिकली ये ट्रिक क्यों काम कर रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों टर्म यहाँ पे कंसेक्यूटिव है। तो अगर तीनों के तीनों अगर किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में, और वो बाइनोमियल एक्सपांशन भी इस पैटर्न में होना चाहिए, एक टर्म 1 होना चाहिए, तभी ट्रिक वगैरह लगेगा। अदरवाइज A B बहुत सारे टर्म आ जाएगा, उसमें याद रखना भी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो आप कंसेप्ट याद रखो कि सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है यहाँ पे भी एक कंसेप्ट मैंने सिखाया है, इसको यूज़ करके, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाता। कर तो लेते आप, मैं भी जानता हूँ, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप
ये कंसेप्ट याद रखो, मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा, बट अदरवाइज अगर फॉर्मूला वगैरह बना के ट्रिक याद रखना चाहते हो तो बेशक आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मेन ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, तीनों टर्म जो है वो कंजिक्यूटिव टर्म है, r के बाद r+1, r+1 के बाद r+2, ठीक है। तो टर्म्स कंजिक्यूटिव है तभी आपका ट्रिक काम करेगा, और अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कोई भी टर्म दे दे आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट उस वक्त आपको ये वाला भी कंजिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, कंजिक्यूटिव टर्म है बोल के कंजिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट मिला, अदरवाइज तो नहीं मिलता ना। तो उस वक्त आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ता था, लेंदी हो जाता प्रॉब्लम बेसिकली, क्लियर है। और ऐसे प्रॉब्लम डिज़ाइन भी नहीं करेगा क्योंकि जानबूझ के लेंदी बनाएगा क्यों प्रॉब्लम को, ठीक है ना। चलो, तो मेन कंसेप्ट जो था प्रॉब्लम में मेरे हिसाब से पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लास्ट प्रॉब्लम में चलते, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए उसमें क्या बोला जा रहा है, समझते उसको एंड अकॉर्डिंगली करते। चलो, उसमें बोला जा रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, if the coefficient of 4 consecutive terms and the expansion of 1 plus x whole power n, coefficient of 4 consecutive terms and the expansion of 1 plus x whole power n, ठीक है ना। तो अगर मैं कोफिशिएंट का बात करूं, 1 plus x whole power n का कोफिशिएंट का अगर मैं बात करूं, सही बात है ना, coefficient of 4 consecutive term in the expansion of 1 plus x whole power 10 are a1 a2 a3 a4, तो ये सारे के सारे किस में होगा, ठीक है। तो 4 consecutive term का coefficient क्या होगा बोलो, अगर मैं कंसीडर करूँ, है ना, 4 consecutive term मान लेते, एक rth टर्म है, दैट इज एक को tr मान लिया, दूसरे को tr+1 मान लिया, तीसरे को tr+2 मान लिया, चौथे को tr+3 मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ a1 का वैल्यू, तो मान लीजिए tr का जो कॉफिशिएंट होगा वो a1 मान लो, आप अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो ये मान लीजिए NCr-1 हो गया, a2 जो होगा वो NCr हो जाएगा, a3 जो होगा वो NCr+1 हो जाएगा, एक डिक्रीज होगा, और a4 जो होगा वो NCr+2 हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो अभी इनके ऊपर बेस करके आपको पूछा जा रहा है कि ये सारे के सारे किस में होगा, AP, GP, HP किस में होगा, नन ऑफ दिस। तो अगर मैं बात करूं इन सब का बात, तो A1 बाई A1 प्लस A2, A2 बाई A2 प्लस A3 और A3 बाई A3 प्लस A4। तो देखो कंसेक्यूटिव दे रखा है ताकि आप सिंप्लीफाई कर पाओ। तो इनका अगर मैं बात करूं तो A1 कितना हो जाएगा, NCr-1 डिवाइडेड बाई NCr-1 प्लस NCr। इधर का बात करूं तो NCr डिवाइडेड बाई NCr प्लस NCr+1। इधर का बात करूं तो NCr+1 डिवाइडेड बाई NCr+1 प्लस NCr+2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये तो NCr-1 ही रह गया, बट इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, NCr प्लस NCr-1 n+1 Cr आ जाएगा। ये तो NCr ही रहेगा, इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, NCr प्लस NCr-1, इसको ऐसे लिख देते, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, n+1 Cr+1 हो जाएगा, क्लियर है। और ये तो NCr+1 है, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, n+1 Cr+2 हो जाएगा, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अभी देखो न्यूमरेटर में जो भी चीज़ लिखा गया है, ठीक है, वो एग्जैक्टली यहाँ से एक डिक्रीज हो गया और यहाँ से भी एक डिक्रीज हो गया। इधर भी आप देख रहे होंगे यहाँ से एक डिक्रीज हो गया, यहाँ से एक डिक्रीज हो गया, इधर भी आप देख रहे होंगे यहाँ से एक डिक्रीज हो गया, यहाँ से एक डिक्रीज हो गया। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ये वाला फंडा यूज़ कर सकता हूँ ना कि भाई NCr जो है वो n/r इंटू n-1 Cr-1, मतलब अगर ऊपर नीचे एक और डिक्रीज हो जाता है तो n/r आ जाता है। ऑब्वियसली आप इस जगह यही चीज़ यूज़ करोगे और यही इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पॉइंट था। तो n+1/r इंटू एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो NCr-1 आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो n+1/r+1 आ जाएगा, इन दोनों का डिवीजन, और एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगले वाले पे अगर मैं बात करूँ तो n+1/r+2 आ जाएगा और एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, ऊपर नीचे से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बोला आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल,
बात समझ में आया ना, क्लियर है। चलिए तो यहां से हमें क्या मिल गया, लिखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। एपी, जीपी, एचपी क्या मिलता है। तो आगे आप देख सकते हो यहां पे, तो ये हो जाएगा R बाई एन प्लस वन, ये हो जाएगा R प्लस वन बाई एन प्लस वन, और ये हो जाएगा R प्लस टू बाई एन प्लस टू। अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 बाई एन प्लस वन आ रहा है, और इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, अब चेक करोगे ना, 1 बाई एन प्लस वन आ रहा है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म का सेम है तो ये क्या है, एपी होगा। अगर ये एपी है तो ये भी एपी, ये भी एपी, ये भी एपी, ये सारे के सारे एपी में होगा। बात समझ में आया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। पहला आपने चेक किया वही आपको मिल गया, जीपी और एचपी चेक करने का जरूरत ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आप बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट का प्रॉपर्टीज जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। अगर किसी बच्चे को ये सब प्रॉपर्टी स्ट्रांग नहीं है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट का प्रॉपर्टी अगर वो अप्लाई नहीं कर पाता है, देखो दो बार यूज हुआ, एक तो यहाँ पे यूज हुआ और एक और बार इस जगह पे यूज हुआ। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर किसी बच्चे का स्ट्रांग नहीं है, इसका एप्लीकेशन अगर उसको नहीं पता, बेसिक लेवल में ही मान लो एप्लीकेशन अगर नहीं पता, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन में वो फंस जाएगा। समझ में आ रहा है ना, फंस जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें बिल्कुल वो आगे नहीं बढ़ पाएगा इस क्वेश्चन में। या फिर अगर वो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन फैक्टोरियल को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया तो उससे बड़ा मिस्टेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल में अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए तो टाइम भी किल होगा, और होगा या नहीं इसका गारंटी भी मैं नहीं दे सकता। क्योंकि एग्जाम प्रेशर में ऐसे अगर करना चाहते हो तब तो हो जाएगा, बट एग्जाम प्रेशर में आप इसको हल निकाल पाओगे या नहीं ये बोलना काफी टफ है। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो उसी जगह पे ऐसे बच्चे भी आता है ना, जो इस प्रॉब्लम को चुटकियों में करके निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्यूशन बताने के बाद आप ये मत बोल देना कि सर आप तो ट्रिक बोल रहे हो। मैं ट्रिक विक नहीं बोल रहा हूं, और एलिगेंट प्रॉपर सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, है ना। अरे भाई, सोचने का अलग अलग कितना तरीका हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि एक शॉर्ट अप्रोच अगर मैंने बता दी तो वो ट्रिक ही हो गया। वो तो और डेप्थ वाला सॉल्यूशन है और अच्छा सॉल्यूशन बोल सकते हो आप। खैर, देख सकते हो, बेसिकली कंसीडर करके देख सकते हो। आपको बोला जा रहा है कि भाई 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर एन का एक्सपांशन का 4 कंसेक्यूटिव टर्म। आप बोलोगे सर मैं तो सबसे सिंपल बाइनोमियल एक्सपांशन कंसीडर कर लेता हूं, एन का वैल्यू मैं 2 मान लेता हूं। मैं बोलूंगा कि अगर एन का वैल्यू 2 मान रहे हो तो उसमें तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आएगा। 3 टर्म कहां से मिलेगा उसमें, 4 टर्म तो मिलेगा ही नहीं। तो आप बोलोगे अच्छा 4 टर्म चाहिए आपको, तो चलिए 1 प्लस एक्स होल क्यूब मान लेते हैं। 1 प्लस एक्स होल क्यूब ऑनवर्ड्स होल टू दी पावर 4, होल टू दी पावर 5, सारे जगह पे 4 से ज्यादा टर्म मिलेगा। तो हम लीस्ट वाला कंसीडर कर लेते हैं ना, जहां पे एग्जैक्टली 4 ही टर्म मिल रहा है। वो कौन है, 1 प्लस एक्स होल क्यूब। तो कंसीडर करके देख लो 1 प्लस एक्स होल क्यूब क्या हो रहा है। बात समझ में आया ना। 1 प्लस एक्स होल क्यूब अगर कंसीडर करोगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसे ही आ जाएगा। तो आपको क्या बोला जा रहा है, A1 A2 A3 A4 क्या है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म है। तो A1 को यहां से 1 मान लो, A2 को 3 मान लो, A3 को भी 3 मान लो, और A4 को 1 मान लो। ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म आपको मिल गया। अगर ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म है तो इन चारों को आपको निकाल दो। A1 A2 A3 A4 मिल गया, तो A1 बाई A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। A2 बाई A2 प्लस A3 क्या हो जाएगा, 3 बाई 3 प्लस 3 दैट इज 3 बाई 6 आ जाएगा, विच इज हाफ। और अगर मैं A3 बाई A3 प्लस 4 का बात करूँ, दैट इज 3 बाई 3 प्लस 1, तो ये 3 बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हाफ आया, यहाँ पे 1 बाई 4 आया, यहाँ पे 3 बाई 4 आया। फिर चेक कर लो कि ये एपी में है या नहीं, ये जीपी में है या नहीं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हाफ से 1 बाई 4 अगर सब्ट्रैक्ट किया तब तो 1 बाई 4 मिलेगा, और 3 बाई 4 से अगर हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो भी 1 बाई 4 मिलेगा। मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ गया। अगर सेम आ गया तो ऑब्वियसली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप चाहे 1 प्लस एक्स क्यूब या 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 कुछ भी एक एक्सपांशन कंसीडर करके A1 A2 A3 A4 निकाल के आप डायरेक्टली ऑप्शन चेक कर सकते हो। बट ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या होगा, वो थॉट अवेलेबल होगा। बात समझ में आ रहा है ना, आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा। तो वो क्लिक करने के लिए रातों रात तो क्लिक नहीं कर सकता, उसके लिए उस पैटर्न में आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो जब उस पैटर्न में आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के वो सारे कहानी आपका क्लिक होना स्टार्ट होगा। क्लियर है।
तो चलिए, ये 10 क्वेश्चन से काफ़ी सारे 4-5 अच्छे सॉलिड प्रॉब्लम्स भी हमें सीखने को मिला। ज़रूर उनसे लर्न कीजिए, जितने भी कंसेप्ट बोला, ट्रिक इंक्लूडिंग प्रॉपर सॉल्यूशन, सारे चीज़ डिटेलिंग करके प्रॉपरली अपने नोट्स में ऐड करके रखना। सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह साइड में लिख के रखना, कहाँ पे क्या यूज़ किया आप, ठीक है। नोट्स अपना प्रॉपरली बना के रखना, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है। एक ही बार वीडियो देखना है और बार बार अपना नोट्स को रिवीजन करना है, यही स्ट्रैटेजी होना है। और बाकी सारे टाइम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा देना है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनोगे मैथ्स में तो बेकार है, ठीक है ना। तो थियोरी पढ़ के क्या फ़ायदा फालतू में, ठीक है। ये तो कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ा देगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बढ़ना चाहिए और सॉल्व होना चाहिए आपसे प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे आप ट्राई करते रहोगे धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता जाएगा। चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उनका सॉल्यूशंस अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है उसमें, x⁻32 का कॉफिशिएंट निकालने को बोला जा रहा है। इस एक्सपांशन में, इस बाइनोमियल एक्सपांशन में आपको x⁻32 का कॉफिशिएंट चाहिए। तो अब क्या करोगे, वही जनरल टर्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरल टर्म अगर आप लिखोगे, मैं लैंग्वेज वगैरह कुछ लिख नहीं रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। तो जनरल टर्म अगर लिखोगे तो वो कितना आ जाएगा, 15CR है ना, x⁻r होल टू द पावर 15 माइनस r इंटू -1/x³ होल पावर r। तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 15CR, यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 4r है ना, और इधर कहीं ना कहीं आ जाएगा -1/r, और ये -3r जब आएगा तो ये -7r आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, फॉर कॉफिशिएंट ऑफ, अगर आपको यहाँ पे 32 का कॉफिशिएंट चाहिए देन क्या होना पड़ेगा, 60 माइनस 7r को 32 के इक्वल होना पड़ेगा, और यहाँ से r का वैल्यू 4 निकल करके आ जाएगा। क्लियर। तो r अगर 4 आ गया मतलब क्या, x⁻32 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा -1⁴ तो 1 हो जाएगा, दैट इज 15C4 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 15C4 बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है। 15C5 तो नहीं हो सकता, 15C10 भी नहीं हो सकता, 4th ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, आप जानते हो। तो 14C10 प्लस 14C11 NCR प्लस NCR-1 ये कितना हो जाएगा, n प्लस 1CR, तो ये आ जाएगा 15C11, और 15C4 और 15C11 बिल्कुल इक्वल है, इस वजह से 4th ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जी एडवांस में आ सकता है, ऐसा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी आप समझ जाइएगा 1 और मोर देन 1 वाले ऑप्शन जो क्वेश्चन होते हैं वो इस पैटर्न में ज़रूर हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको एकदम से क्लिक ना भी कर सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें बोला जा रहा है कॉफिशिएंट ऑफ x⁻⁻4 निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो r होल नंबर आएगा, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। आप जनरल टर्म लिखिए, 3CR हो गया, x⁻3 माइनस r इंटू 1/x⁻r, मतलब 1/x होल टू द पावर r, ये तो 1/x⁻r ही हो जाएगा। तो ये 3CR इंटू x⁻3 माइनस 2r। तो अगर मैं बोलूँ कि x⁻⁻4 का कॉफिशिएंट के लिए क्या होना पड़ेगा, 3 माइनस 2r को -4 के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से r को तो दोस्त 7/2 मिल गया r का वैल्यू। तो अगर r फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, x⁻⁻4 इस एक्सपांशन में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है तो कॉफिशिएंट निकालने का तो कोई सवाल आता ही नहीं है बोला। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपरली बना के, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड n का वैल्यू आपको निकालना है अगर 7th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंड इन द एक्सपांशन इज 1/6, दोनों का रेशियो अगर 1/6 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बताया गया है कि स्टार्टिंग से 7th टर्म दैट इज T7, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, और उसका रेशियो किसके साथ, 7th टर्म फ्रॉम एंडिंग, और वही रेशियो एग्जैक्टली कितना दिया गया है, वो रेशियो दिया गया है आपको 1/6। तो अगर मैं 7th टर्म एंडिंग से बात करूं तो वो कितना टर्म हो जाएगा स्टार्टिंग से दोस्त, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास हमेशा स्टार्टिंग के लिए ही होता है, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला हम लिखते हैं वो तो स्टार्टिंग के लिए ही लिखते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, n-7 + 2th टर्म फ्रॉम एंडिंग हो जाएगा, बिल्कुल, और ये 1/6। तो स्टार्टिंग से 7 टर्म, एंडिंग से n-7 + 2th टर्म हो जाएगा बोला। तो T7 कितना होगा, T7 हो जाएगा आपका NC, 7 नहीं होगा 6 होगा, क्योंकि r+1 का वैल्यू 7 है तो r का वैल्यू 6 होगा। यहाँ पे आ जाएगा 2⁻1/3 होल पावर n-6, और यहाँ पे 3⁻⁻1/3 होल पावर 6 डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ n-5 का तो ये कितना होगा, ये कितना होगा n-5, तो r का वैल्यू हो जाएगा उससे एक कम, दैट इज n-6। तो अगर मैं बात करूं NC(n-6), ठीक है, NC(n-6), यहां पे आ जाएगा 2⁻1/3, दिस माइनस दैट हो जाएगा 6, और 3⁻⁻1/3 ये पावर में n-6 आएगा विच इज इक्वल टू 1/6। अब ये दोनों आराम से कैंसिल हो जाएगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि NCR और NCn-R इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम बता सकते हैं ये दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे, और इसीलिए अपन इन दोनों को कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए जरा क्या बता सकते हैं अपन दोस्त, क्लियरली समझ आ रहा है? अभी यहाँ से सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं छोटा सा जगह चुरा करके इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2⁻1/3 होल पावर कितना हो जाएगा, ऊपर n-6 से नीचे 6 है तो ये n-6 - 6 n-12 हो जाएगा, और 3⁻⁻1/3 ये बोला, तो 3⁻⁻1/3 ऊपर 6 है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3⁻⁻1/3, यहाँ पे n-6, और ये 6 अगर नीचे आया तो n-12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6। आ रहा है बात समझ में? तो ये लगभग 2⁻1/3 डिवाइडेड बाई 3⁻⁻1/3 होल टू द पावर n-12 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से लगभग कितना आ जाएगा, 3⁻⁻1/3 ऊपर अगर चला गया तो 6⁻1/3, और यहाँ पे n-12, इसको 6⁻⁻1 बोल सकते हो, तो ये n-12/3 इक्वल टू 6⁻⁻1, तो n-12 का वैल्यू कहीं ना कहीं -3, तो n का वैल्यू 12 - 3 9 के इक्वल आपको दिख रहा है। तो आपको n का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, 9 मिल गया, सच दैट द रेशियो ऑफ द 7th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड द 7th टर्म फ्रॉम एंडिंग इन द गिवन एक्सपांशन इज 1/6। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कैसे किया, वो बेसिक इंडाइसेस है ना, बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज किया, वो ऑलरेडी आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझते हो तो समझ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसे ही समझ जाओगे, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। अभी चलते हैं अपन 14, 15, 16, ये 3 पैटर्न का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक जबरदस्त कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, उस चीज को समझने का प्रयास करना। हाँ क्लियर है? चलो नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लो अच्छे से, एंड देन हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो दोस्त, ध्यान से देखो। आपको बोला जा रहा है 14 में कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सॉरी सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स निकालना है इस एक्सपांशन में। इस एक्सपांशन में जितने भी कोएफिशिएंट है उन सबके समेशन चाहिए। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन नहीं, सारे कोएफिशिएंट का समेशन। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन क्या है वो हम आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स निकालना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जरा ध्यान से देख, अगर मैं 5x + 4q इसको अगर थोड़ा एक्सपांड करके आपको दिखाता हूं तो क्या आएगा, n नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा,
पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो ये कितना आएगा, NC0 5x टू द पावर n माइनस 0 इंटू 4q टू द पावर 0 प्लस NC1 5x टू द पावर n माइनस 1 इंटू 4q टू द पावर 1 प्लस NC2 5x टू द पावर n माइनस 2 इंटू 4q टू द पावर 2 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। कहाँ तक चलेगा, NCn तक चलेगा। 5x टू द पावर n माइनस n इंटू 4q टू द पावर n। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अगर अपन प्रॉपरली आपको बोले कि सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट्स अगर आपको निकालना है तो यहां से चीजें क्लियरली क्या निकलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 5 टू द पावर n यहां से आ जाएगा x टू द पावर n, ठीक है भाई। q टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा NC1 5 टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू q, सही है। यहां से आ जाएगा NC2 5 टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू q स्क्वायर। अच्छा, यहां से 4 स्क्वायर भी आएगा बोला, ठीक है। और प्लस कर करके जो भी हमारे को मिलेगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा। यहां पे 5 टू द पावर n माइनस 1 तो खत्म, 4 टू द पावर n और q टू द पावर n। तो जो कॉफिशिएंट्स आपको मिल रहा है ना दोस्त, कॉफिशिएंट, वो अगर मैं बात करूं तो क्या मिल रहा है आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। तो आप ये आपको मिल रहा है यहाँ पे एक कॉफिशिएंट, इधर ये वाला मिल रहा है एक और कॉफिशिएंट। यहाँ पे जितने भी टर्म है, सारे टर्म में जितने भी कॉफिशिएंट है, उन सारे कॉफिशिएंट का समेशन बोले तो यही है। समेशन बोले तो क्या है, यही है। दैट इज आपको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा आप समझ सकते हो। NC0 5 टू द पावर n प्लस NC1 5 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। बाजू में यहाँ पे एक 4 आएगा दोस्त, मिस हो गया, इंटू 4 प्लस NC2 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर। ऐसे चलते चलते NCn 4 टू द पावर n तक। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि सर ये तो किसी ना किसी चीज का एक्सपांशन है। मैं बोलूंगा किसका एक्सपांशन है, आप क्लियरली बोलोगे सर ये तो 5 + 4 होल टू द पावर n का एक्सपांशन है। क्लियरली आप देख सकते हो। अगर ये 5 + 4 होल टू द पावर n का एक्सपांशन है तो सम ऑफ कॉफिशिएंट क्या आ गया, 9 टू द पावर n आ गया, और वही है आपका आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गया? तो बहुत अच्छे से हो गया ये। अभी इसी थॉट के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कर लिया मैंने, ठीक है, बट इसी थॉट के ऊपर मतलब बेस करके आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं, जहां पे अगर आप एक्सपांशन करना स्टार्ट करके सॉल्व करोगे तो शायद प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। जैसे अगले क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में आओगे, सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट इन एक्सपांशन वेनिशेस बोला, मतलब सम 0 आता है तो सी का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे तो 2 टर्म था, बाइनोमियल था, यहाँ पे तो ट्राइनोमियल आ गया, उसको आप एक्सपांड करना पड़ेगा। मतलब इसको आपको x मानना पड़ेगा, इसको y मानना पड़ेगा, फिर ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उस y वाले टर्म को वापस ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना अगर आप ब्रेक करते चले गए इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या थॉट आप यूज करोगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चा ऐसे भी कर देगा, बट यहां से इस प्रॉब्लम से अगर मैंने कुछ लर्न नहीं किया, कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, तो मैं आगे के उस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा शायद। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रॉब्लम को कराने का, जरा ध्यान से देखो। मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि भाई आपको सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट, सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट का बात कर रहा हूं। अभी जो मैं सिखाने वाला हूं वो तभी अप्लाई कर पाओगे जब सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट का बात करेगा, बाइनोमियल कॉफिशिएंट नहीं। बाइनोमियल कॉफिशिएंट अपन करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो देखो कि ये जो 9 टू द पावर n है, ये तो आपको डायरेक्टली मिल जाता ना अगर आप दोनों जगह पे वेरिएबल्स का वैल्यू, दोनों साइड में वेरिएबल्स का वैल्यू 1 1 पुट कर देते तो बहुत आसानी से आपको मिल जाता, गारंटेड। देखो आप अगर आप इधर x और q का वैल्यू 1 1 1 डाल देते हो और उधर भी डाल देते हो, तो ये RHS जो है वो आपका क्या बन जाता, ये बन जाता पूरा पूरा, और LHS जो है वो क्या बन जाता, 9 टू द पावर n बन जाता।
ठीक है, तो इसको भाई आप ट्रिक बोलो या आप कुछ भी बोलो, वो नाम देना आपकी बात है। ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरा सिखाने का काम है, वो मैं बता रहा हूं आपको। जो ऑब्जर्वेशन अगर आप नहीं सीखोगे तो अच्छे क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे। जैसे एग्जांपल अगला क्वेश्चन ही आप लेकर के देख सकते हो, आप ट्राई करके देख लो इसी लॉजिक से। आप ट्राइनोमियल को एक्सपांड ही नहीं कर पाओगे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के अंदर बाइनोमियल आएगा तो उसको आप फर्दर एक्सपांड करते रह जाओगे और बाकी बच्चा इसी ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन को करके कब आंसर निकाल चुका होगा। समझ आ रहा है क्या? तो इसीलिए जो बताया जा रहा है वो ऑब्जर्व करो। आप इसको ट्रिक बोलो या फिर कुछ भी बोलो, वो आपका बात है, बट मेरे हिसाब से ये एक प्रॉपर अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई x और q का वैल्यू अगर अपन 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, x और q का वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं, दैट इज सारे वेरिएबल्स का वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तो LHS जो आएगा वो आ जाएगा 9 टू द पावर n और RHS जो आएगा वो आ जाएगा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन एक्सपांशन ऑफ 5x plus 4q होल टू द पावर n। इस प्रॉब्लम से यही हमारा बेस्ट ऑब्जर्वेशन है जो आगे हमें बहुत जगह पे हेल्प करेगा। क्लियर है? बात समझ में आया? इतना कुछ ना करके अगर आप दोनों तरफ सारे वेरिएबल 1 पुट कर देते तो भी काम चल जाता। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि इस ऑब्जर्वेशन को आप बहुत अच्छे से समझो। समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 नोट करो, नोट करने के बाद ये सॉल्यूशन लिखो, लिखने के बाद ये ऑब्जर्वेशन आप स्टार करके लिख के रखो, फिर आप ये दोनों नोट को लिखो जो मैंने नीचे लिख के रखा। ठीक है, 14 का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करके ये ट्रिक लिख के फिर ये नोट वाला 2 पॉइंट लिखो। यहां पे क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इन फैक्ट टू फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स बेसिकली, ठीक है, इन एनी बाइनोमियल एक्सपांशन, इन एनी बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल जरूरी नहीं है, किसी भी एक्सपांशन में वी पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल्स एज 1। और क्यों 1 पुट कर रहे हैं वो आप समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे अगर x और q का वैल्यू 1 1 डाल देते तो ये सारे के सारे क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ही तो आएगा, ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, यही चीज आपको बोला गया है। ठीक है ना, वेयर वेरिएबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n। ऑब्वियसली वेरिएबल किस फॉर्मेट में होगा? x टू द पावर n के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, दूसरा वेरिएबल अगर y है तो y टू द पावर n, जैसे यहां पे एक x है दूसरा q है। समझ आ रहा है? सेकंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है टू गेट द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स या फिर ऑड पावर्स ऑफ x। आप क्या कर सकते हो? आप एक बार सारे वेरिएबल 1 पुट कर सकते हो, एक बार आप सारे वेरिएबल -1 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो 1 एक बार मैं पुट करोगे और -1 एक बार अगर पुट करोगे तो आपको एक सीरीज पूरा मिल जाएगा +1 दे करके, सारे के सारे प्लस 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 प्लस। और एक और सीरीज आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एक और सीरीज अगर दोनों जगह पे माइनस माइनस पुट कर देता, -1 तो एक और सीरीज मेरे को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बोला, बट यहाँ पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो अगर मेरे को सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स चाहिए तो मैं दोनों को सम कर दूंगा दोनों को, तो बाकी लोग कैंसिल हो जाएगा। और अगर मेरे को सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म चाहिए तो मैं डिफरेंस कर दूंगा तो बाकी लोग कैंसिल हो जाएगा। तो ये थॉट का एप्लीकेशन कहाँ पे मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देख रहे होंगे। ये देखने के बाद और अच्छे समझ में आएगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये वाला नोट आप इस क्वेश्चन के बाद भी लिख सकते हो, बट इस चीज को तो जरूर आप 14 के बाद लिख के रखो। इसको हम बहुत अच्छे से 15 में अप्लाई करते, देन हम अगले नोट का एप्लीकेशन जो है उसको समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। इस तरीके छोटे ऑब्जर्वेशन अगर आपको समझ आता है और आपके माइंड में स्टोर होते जाता है तभी जाकर के आप अच्छे से चीजों को निपटा सकते हो दोस्त, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा बोला। ठीक है, 15 में देखिएगा, 15 में डायरेक्टली अगर सॉल्व करने जाएगा तो मेरे ख्याल से कोई कर ही नहीं पाएगा, है ना। आपका बाइनोमियल एक्सपांशन ये दिया है, सॉरी ये ट्राइनोमियल है। एक बात समझ में आया ना, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है यहाँ पे। ठीक है, आपको बोला सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट वेनिशेस, मतलब क्या? एज सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट वेनिशेस, तो अपन क्या बोलेंगे? मतलब क्या कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
और अगर मैं सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट का बात करूं तो सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट कैसे मिलेगा, सारे वेरिएबल्स का वैल्यू 1 पुट करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल सी तो कोई वेरिएबल नहीं है ना, सी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल तो एक ही दिख रहा है आपको, यहाँ पे x दिख रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया 2 + 3c + c स्क्वायर होल टू द पावर 2014, यही आ जाएगा सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट, ठीक है। और इसका वैल्यू वेनिश हो रहा है, मतलब ये 0 है। अगर ये 0 है तो बेस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c + 1 × c + 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो c + 1 और c + 2 अगर 0 है तो c का वैल्यू -1 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसी लॉजिक से आपने c को डिटरमाइन कर लिए। बात समझ में आया ना? क्लियर है? बट आप सोचो कि अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन नहीं पता होता, अगर आपको ये थॉट के बारे में पता नहीं होता, तो आप ये ट्राइनोमियल को क्या करते, इसको x और इसको y मान के बाइनोमियल एक्सपांड करते। देन उस बाइनोमियल एक्सपांशन के अंदर एक और बाइनोमियल एक्सपांशन आता, फिर उसको एक्सपांड करते, वापस एक्सपांड करते जाते, मल्टीपल टाइम्स एक्सपांड करने के बाद जाकर के आपको दिखता कि अरे भाई यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट कर दूं तभी तो सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट आ जाएगा। तो ये तो पहले से ही आप कर सकते थे आराम से, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये ऑब्जर्व करना, वही तो चीज़ आपको सिखा के दे रहा हूँ ना कि 14 वाले क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व किया, उसी जगह पे सॉल्व करने के बाद फाइनली मैंने आपको ऑब्जर्व कराया और उसी ऑब्जर्वेशन को रिमेनिंग क्वेश्चंस में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आगे मल्टीनोमियल थ्योरम में भी ये सब ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करूँगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन ज़रूर ऐसे लेंगे जहाँ पे मल्टीनोमियल और ये सारे कंसेप्ट का मिक्सिंग होगा। क्लियर है? चलो, तो 15 को आप लिख करके रख दीजिएगा अच्छे से, है ना। अपन चलते 16 वाले पे। 16 वाले पे भी सेम थॉट ही काम होगा, एग्जैक्टली सेम तो नहीं, बट ये नोट नंबर 2 का थॉट है ना। तो 16 में क्या बोला गया है जरा ध्यान से देखो। वी हैव 1 + x - 2x² होल टू द पावर 20 इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x² + ... a40x⁻40। तो आपको इसका वैल्यू का समेशन निकालना है। बात समझ में आया ना? तो थॉट क्या है कि सारे के सारे इवन टर्म्स का समेशन बोला है। a1 a3 ये कहाँ पे है, इवन टर्म में प्रेजेंट है ना। तो थॉट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, चाहे इवन टर्म पूछे या फिर ऑड टर्म का कॉफिशिएंट का समेशन पूछे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप डायरेक्टली दो ही चीज करो। एज इन सब का कॉफिशिएंट 1 1 है तो आप यहाँ पे x = 1 एक बार पुट कर दो, और इन सब का कॉफिशिएंट 1 ही है तो x = -1 एक बार पुट कर दो ना। चलो पुट करके देखते क्या होता है। अगर x = 1 पुट करते तो ये 1 + 1 2 आएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, a0 + a1 + a2 + a3 .. a40 तक चला जाएगा, क्योंकि सारे कॉफिशिएंट का समेशन कितना है, 0 आ गया। अगेन अगर मैं x = -1 पुट करूं तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 - 1 0 और यहाँ पे आपका -2 to the power 100, सॉरी -2 to the power 20। तो -2 to the power 20 लगभग 20 के इक्वल ही होता है, 2 power 20 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a0। यहाँ पे जैसे ही -1 पुट होगा तो ये -a1, फिर यहाँ पे -1² तो ये a2 -a3, देखो अल्टरनेट आना स्टार्ट हो गया। और a40 से पहले ऑब्वियसली प्लस आएगा, क्योंकि x -1 to the power 40 तो प्लस ही होगा ना। बात समझ में आया? अभी आपको चाहिए क्या दोस्त, इसको 2 ना बोल के इसको फर्दर लिख देते हैं, -2 to the power 20 इज इक्वल टू 2 power 20। अभी आपको चाहिए क्या, बोलो जरा, चाहिए क्या आपको, क्या चाहिए यहाँ से आपको सिंपली यहाँ से क्या चाहिए, देखो सिंपली यहाँ पे क्या चाहिए, a1 + a3 चाहिए। तो a1 + a3 अगर चाहिए तो a0 a2 ये सबको गायब कराना होगा। अगर ये सबको गायब कराना है तो ऑब्वियसली 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 0 - 2 power 20 हो जाएगा -2 power 20, ठीक है ना। तो a0 और a0 मिलके ट्वाइस a0 हो गया, सॉरी कैंसिल हो गया। a1 और a1 मिलके ट्वाइस a1 प्लस a3 मिलके ट्वाइस a3। सिमिलरली a40 कैंसिल होगा, उससे पहले वाला डबल हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस a39। तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा
तो इवन टर्म्स के सारे कोफिशिएंट का समेशन आपको मिल गया। यहाँ पे ऑड दिख सकता है बट ये है किसका, ये इवन टर्म्स का कोफिशिएंट है। सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म है ना, 40th टर्म, ये सब का कोफिशिएंट है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बोला। चलो तो ये आ जाएगा -2 to the power 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 to the power 19, ये हो जाएगा आंसर। और अगर आपको ऑड टर्म्स जितना है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, 41st टर्म, उससे पहले वाला 40th टर्म, 41st टर्म, क्योंकि 0 से लेकर के 40 तक 41 टर्म्स ही होता है, तो ये 41st टर्म हो गया। इन सब का अगर समेशन चाहिए तो ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए था, इन दोनों को ऐड करना चाहिए था। अगर ऐड करना चाहिए था तो यहाँ पे अपन क्या करते, A1 A1 A3 A3 ये सारे कहानी कैंसिल हो जाता, A1 A1 A3 A3 है ना, ये सारे कैंसिल हो जाता, और यहाँ पे 2A0 प्लस ट्वाइस A2 एंड सो ऑन अप टू 2A40 मिल जाता। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने टर्म होता, 21 टर्म होता। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 होता। ठीक है, क्योंकि 2 से 40 तक 20 टर्म होता है और एक और A0 है, तो इन दोनों का समेशन 2 पावर 20 हो जाता। तो ये आ गया A0 प्लस A20 प्लस डॉट 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 A40 इज इक्वल टू 2 पावर 19। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। और अभी इन दोनों को अगर वापस जोड़ दोगे तो ये प्लस माइनस होकर के 0 आ जाएगा, देखो ये इक्वेशन मिल जाएगा वापस। क्लियर है, बात समझ में आया ना, खत्म। तो ये अब इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। बट अगर आप सोचो, यहाँ पे तो 1 और -1 पुट करके आपने कर दिए, वही आपको नोट में लिखा गया है। बट अगर मान लो आपको इस तरीके से पूछा जाता कि मान लीजिए आपको ऐसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ देता, A1 प्लस 3A3, ठीक है ना, 3A3 प्लस 5A5 है ना, प्लस मान लीजिए ऐसे ही 39A39, इस तरीके से अगर पूछ देता आपको क्वेश्चन तो आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता। सिखा देते, चलो थोड़ा सा ऑब्जर्व करा देते, है ना, ऑब्जर्व करा देते, और जब ऑफिशियल टॉपिक आएगा तो ऐसे ही सीखेंगे। बोला क्लियर है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे सारे कॉफिशिएंट 1 1 1 1 है, इसीलिए 1 और -1 पुट करके आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। बट अगर मैं इन सब का आगे भी कॉफिशिएंट को 1 1 ना रख के चेंज कर देता हूं तो अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ जाएगा, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। और इस तरीके का क्वेश्चन कंटिन्यूअसली रेगुलरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जहां पे आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स आपको सिखाया जाएगा, उनमें से एक आध सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूं, जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मान लो अगर ये आपके पास दिया हुआ है और आपको ये चीज अगर मैं निकालने को बोलता, ये चीज अगर आपको निकालने को बोलता, मान लीजिए कि इसका वैल्यू क्या होगा बताइए तो एक बार, ठीक है। तो आप क्या करते बोलो, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करते, आप बोलते कि सर आपके पास जो एक्सप्रेशन जो सीरीज दिया गया है उसको एक बार ध्यान से देखो ना सर, क्या होगा उसको एक बार ध्यान से देखो, उसको एक बार ध्यान से देखो सर क्या होगा। A4x पावर 4 A5 तक लिख देता हूँ, एंड सो ऑन चलता जाएगा। A39x पावर 39 प्लस A40x पावर 40। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं कि सर आपको A1 चाहिए, अच्छा फिर A3 के साथ 3 चाहिए, तो A3 के साथ ये 3 चाहिए, A5 के साथ ये 5 चाहिए, सिमिलरली A39 के साथ ये 39 चाहिए। मतलब ये वाला पावर आपको सामने चाहिए। तो ये वाला पावर सामने कब आएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक है डिफरेंशिएशन का, तो तुरंत आप बोल दोगे कि सर डिफरेंशिएट कर दो पूरा एक्सप्रेशन को, पूरा इक्वेशन को बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे मिलता है, देखते जरा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देखो बाइनोमियल थ्योरम में भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होता है। कैसे यूज होता है अपन सिखा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा इधर, इसको बॉक्स मान लो, बॉक्स टू द पावर n, तो ये 20 बॉक्स टू द पावर 20 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, चेन रूल आएगा, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कितना आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 और -2x² का -4x, a0 का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है 0, प्लस A1 प्लस A2 इंटू x² कितना हो जाएगा 2A2x, A3 इंटू x³ हो जाएगा 3A3x² प्लस 4A4x³, ठीक है,
एंड सो ऑन चलता जाएगा कहानी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? कहाँ तक चलेगा? 40 A40 x टू दी पावर 39 यहाँ तक चलता जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये कितना आया? -1 माइनस 4x 1 माइनस 4x और यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर होल टू दी पावर 19 इक्वल टू जो भी आपके पास आ रहा है आप लिखते जाइए। ठीक है, आप लिखते जाइए। दिमाग में आ गया एक साथ, इसीलिए एक अच्छा क्वेश्चन भी आपको करा दिया इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके। ठीक है, अभी अगर दोस्त मैं बात करूं कि देख, अभी अगर मैं दोस्त बात करूं कि यहाँ पे तेरे को A1 प्लस 3A3 प्लस 5A3 ये सब चाहिए, तो एक बार तो x का वैल्यू 1 पुट कर देना। x का वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तब तो इधर 0 आ जाएगा और इधर आ जाएगा A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3 प्लस 4A4 एंड सो ऑन अप टू 40A40 तक। और अगर मैं एक बार x का वैल्यू -1 पुट कर देता तो ये कितना आ जाता? -4 प्लस 1 5 इंटू 2 20 100 हो जाता। ठीक है ना? और यहाँ पे आ जाता आपके पास -2 टू द पावर 19 100 इंटू -2 टू द पावर 19। ठीक है, -2 होल पावर 19 -2 पावर 19 ही हो जाता। क्लियर है? चलो, तो ये कितना आ जाता? ये आ जाता A1 -2A2 प्लस 3A3 -4A4 प्लस 5A5। बात समझ में आ रहा है ना? प्लस डॉट 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 -1 टू द पावर 39 ये माइनस में आ जाएगा -40A40। अभी आप क्लियरली समझ रहे हो कि सर यहाँ से कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देंगे तो A2 A4 A6 ये सब कैंसिल हो जाएगा और 2A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3A3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5A5 ये सब मिल जाएगा। 2 कॉमन जाकर के डिवाइड कर देगा तो आंसर क्लियरली दिख रहा है -100 2 टू द पावर 18 हो जाएगा। और अगर आपको वो वाला चीज पूछा जाता 2A2 प्लस 4A4 प्लस 6A6 प्लस 8A8 वो सब कैसे निकालेंगे, तो आप ऑब्वियसली इन दोनों को सबट्रैक्ट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछ देता हूं या फिर 2A2 प्लस 4A4 ये सब अगर मैं पूछ देता हूं तो आप समझ गए होंगे कि आपको डायरेक्टली 1 और -1 पुट करने से नहीं होगा। पहले दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा कि ये मिलेगा कब। जैसे अपन ने सोचे कि ये डिफरेंशिएशन से मिलेगा, तुरंत अपने पूरा बोथ साइड डिफरेंशिएट करके नया इक्वेशन डराइव कर दी और जैसे ही नया इक्वेशन आपको मिल गया आप 1 और -1 पुट करके काम खलास कर दिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे पैटर्न दिखेगा आपको, जो इंटीग्रेशन से हो जाएगा, जो डिफरेंशिएशन से हो जाएगा। मल्टीपल तरीके आपको बताए जाएंगे, आप चिंता मत करो। समेशन ऑफ सीरीज वाले टॉपिक आने दो, फिर देखो कितने सारे चीज मैं आपको सिखा करके देता हूं इस पैटर्न में, है ना? बहुत वैरायटी सिखाएंगे, बहुत वैरायटी, एक से एक बढ़िया लेवल सिखा के देंगे। क्लियर? चलो, तो अभी तक के लिए मैंने जितना आपको डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 16 प्रॉपर्ली नोट करना, देन ये वाला नोट करना, देन ये कंसेप्ट भी नोट करके रखना। ठीक है, एक साथ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एक सिंपल इंट्रोडक्शन है ना? उस टॉपिक का एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी 17 वाला लास्ट क्वेश्चन देख लेते चलिए आज के लेक्चर के लिए। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रॉब्लम करना है। अगला लेक्चर भी इसी टॉपिक का प्रॉब्लम के ऊपर ही हमारा चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा शायद और रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए 17 में क्या बोल सकते हैं अपन। 17 में जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपांशन दिस। तो इस एक्सपांशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है। किसका कॉफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अच्छा, तो आप बोलोगे सर इस एक्सपांशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कैसे निकालें, इसको सॉल्व कैसे करें? जनरल टर्म लिखेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे तो एक ट्राइनोमियल के साथ एक बाइनोमियल प्रोडक्ट में है। मैं बोल रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई कर दो ना। अगर इसका पावर अगर चेंज किया जाता है तो क्या करेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा सस्पेंस रहना है तो सोचिएगा। बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना कि 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर देते, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। फिर इधर मल्टीप्लाई कर देते, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सर अगर आपको पूरा इस चीज में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपने ढूंढ लिए। अच्छा, यहां पे तो एक्स आ गया ऑलरेडी, तो इस जगह पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ढूंढोगे और यहां पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर आ गया तो यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 ढूंढोगे तो आपको पूरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा?
अगर मैं जनरल टर्म लिखता हूँ टी आर प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 10c(r) x to the power 10 minus r into 1 by x to the power r। तो ये लगभग 10 minus 2r आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2r का वैल्यू 8 आएगा तो r का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर r का वैल्यू 4 आया तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा, 4 यहाँ पे रखिए 6 आएगा, 6 minus 4 2 आएगा तो कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा 10c4 आ जाएगा। यहाँ से 10c4 आ गया। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 1 कितना आएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 10 minus 2r का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ से तो r का वैल्यू 9/2 आएगा जो कि पॉसिबल है ही नहीं। मतलब यहाँ से तो कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 1 मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो चलते हैं अगले वाले पे। अगले वाले पे अगर कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0 चाहिए तो 10 minus 2r का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, दैट इज r का वैल्यू 5 होना पड़ेगा। अगर r का वैल्यू 5 होना है तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो दोस्त क्या होगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा 10c5। ये देखो अगर यहाँ पे 5 पुट करते हो तो 10 minus 5 x टू दी पावर 5 होगा, यहाँ पे x टू दी पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, x पावर 0 बचेगा। तो कॉफिशिएंट पूरा क्या आ गया 10c5। ठीक है, तो अगर मैं आंसर दूं तो मैं क्या आंसर दूंगा, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द गिवन एक्सपांशन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ क्वेश्चन आप बोल सकते हो, और इसी से इंट्रोडक्शन होता है इस पैटर्न के क्वेश्चंस का, है ना। जेई अगर आपको पूछेगा तो बिल्कुल इस तरीके का पैटर्न में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि इजी पैटर्न अभी तक जितने भी हमने किए वो एक बेसिक लेवल का पैटर्न था। तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द गिवन एक्सपांशन का अगर अपन बात करें तो वो कितना आ रहा होगा, यहाँ पे आपको कितना दिख रहा होगा, डायरेक्टली 10c4। यहाँ पे एक टर्म मिलेगा 10c4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को जब कॉमन लोगे तो एक टर्म तो 10c4 मिल गया। यहाँ पे तो कुछ टर्म आया ही नहीं एक्स स्क्वायर का, तो उधर तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आया एक और टर्म, वो क्या आया 10c5 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 10c5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 मिलेगा, और वो जब एक्स टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 10c5 इंटू एक्स टू दी पावर 0। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10c5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये चीज आ जाएगा ना अंदर, बच्चा लोग ये 2 को मिस कर जाता है, जो उनका सिली मिस्टेक होता है। तो कॉफिशिएंट जो होगा वो 10c4 प्लस 10c5 मत लिख देना, 10c4 प्लस 2 इंटू 10c5 होगा, क्योंकि ये पूरा कॉमन जाने के बाद ये 2 भी तो आएगा ना इसके साथ। तो इसको कैलकुलेट करके जो चीज आएगा वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर कॉफिशिएंट का। क्लियर है, बात समझ में आया। तो यहाँ से ये पैटर्न का इंट्रोडक्शन चालू होता है दोस्त। ठीक है, अभी आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सोच सकते हो, वैरायटी अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे कि बोला यहाँ पे तो पावर 1 रख दिए थे इसीलिए मल्टीप्लाई ऐसे कर दिए, है ना, इसीलिए आपने एक ट्राइनोमियल इंटू बाइनोमियल को 3 बाइनोमियल में कन्वर्ट करके सोच लिए। सर आप ये बोलो कि अगर यहाँ पे पावर को मैं 3 या 4 ऐसा कुछ अगर कर देता तो क्या करते, तब आप इसको ऐसे प्रोडक्ट में ब्रेक कैसे करते, तब तो प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं कर पाते, तब क्या करता। सोचिए आप, ये होमवर्क दिया आज के लिए, सोचिएगा आप प्रॉपरली ईमानदारी से। ठीक है, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में और बात करेंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर। क्लियर है, बात समझ आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज मैंने जितने भी कंसेप्ट आपको बताया, जितने भी एप्लीकेशन कराया लास्ट लेक्चर के थ्योरी का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप एक एक चीज बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं आता है समझ में तो आप बिल्कुल कमेंट करके अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो। ठीक है, और प्रॉपर्ली अपने नोट्स बना लीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा उस चीज को, क्योंकि बार बार लेक्चर देखना पॉसिबल नहीं है, नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। क्लियर है बोला तो, और जो भी चीज़ें आपका डाउट है अकॉर्डिंगली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अगले दिन मिलेंगे और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ, और उनको अपन सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है, ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम दिया है, अगले क्लास में हम इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आपके सामने आएंगे। क्लियर है, तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।